हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज 12th हिस्ट्री के अंतर्गत आपका टॉपिक है मौर्य कौन थे। तो जैसा टॉपिक से स्पष्ट है कि मौर्य के संदर्भ में इतिहासकारों के अपने अपने मत हैं, अपने अपने विचार हैं। मौर्यों की गौरवशाली परंपरा, गौरवशाली संस्कृति, गौरवशाली व्यवस्था के संदर्भ में विश्वविख्यात है। इसके इतिहास के विषय में सभी लोग जानते हैं, किंतु मौर्य पर्टिकुलर मौर्य कौन थे, उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, उनके वंशज कौन थे, इसके संदर्भ में इतिहासकारों में अपने अपने मत हैं। तो आइए विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप मेगास्थनीज के विषय में जानते हैं, इसकी पुस्तक का नाम इंडिका है, जो मौर्यकालीन राजनीतिक व प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक जीवन के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, स्टार्ट का विषय वस्तु को आगे बढ़ाने के पहले आपको बताना चाहते हैं। जैसा कि मौर्य वंश की स्थापना के संदर्भ में आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो एक बहुत ही साधारण परिवार का लड़का था बचपन में। और उसके पहले की स्टोरी क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पहले कि किस तरह से चाणक्य और घनानंद वंश का जो है आपस में तनाव चल रहा था एक दूसरे के प्रति। जैसा कि चाणक्य ने जो है प्रतिज्ञा किया था, दृढ़ संकल्प लिया था कि हम नंद वंश का विनाश कर देंगे, और इसी की कड़ी में उन्होंने इसी फैसलों को लेकर के आ रहे थे। रास्ते में एक बालक खेल खेल रहा था और वह बालक जो है नेतृत्व कर रहा था। तो उसके गुणों से प्रभावित होकर चंद्रगुप्त मौर्य जो कि आगे चल के सम्राट बनता है, उस बालक को चाणक्य अपने साथ लेके गुरुकुल आते हैं और उसे शिक्षा प्रदान करते हैं। सैन्य शिक्षा, ज्ञान, विविध कलाओं की गुण निपुण कर बना देते हैं। तलवार चलाना, घुड़सवारी करना, विविध क्षेत्रों में उसे पारंगत कर देते हैं। और इस तरह से उस बालक के अंदर एक भारत का विशाल सम्राट बनने का सपना उसके अंदर देखने लगते हैं। आगे चल कर के चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जो विख्यात होता है और चाणक्य गुरु जो थे, उनके दोनों मिलकर के भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में चूँकि चाणक्य उस बालक को अपने गुरुकुल में लेके आए थे, उसके पहले का उसका इतिहास कोई मतलब बहुत अच्छे बैकग्राउंड नहीं था, बहुत बड़े घराने से नहीं था, वो एक साधारण परिवार का लड़का था। पिता की मृत्यु हो चुकी थी, केवल माता थी, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। बहुत ज़्यादा उसके विषय में उल्लेख नहीं मिलता। तो इस तरह से बहुत आंशिक जो जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, जिसके कारण जो है इतिहासकारों में मतभेद है। चंद्रगुप्त मौर्य की प्रशासनिक व्यवस्था के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है, सैन्य व्यवस्था के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है, विविध क्षेत्रों में विस्तृत जानकारी मिलती है। लेकिन किस वंश से था, उसका कुल क्या था, किस परिवार से था, उच्च घराने से था या निम्न घराने से था, किसका वंशज था, इसके विषय में प्रकाश स्पष्ट रूप से नहीं पड़ता। तो आइए इसी विषय में, जैसा कि इंडिका में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्यकालीन राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। तो उसका कारण भी यही है कि चूँकि चंद्रगुप्त मौर्य जब आगे सम्राट बन जाता है तो सारी चीज़ें, जब राजा कोई बन जाता है तो स्वाभाविक है उसके विषय में विस्तृत जानकारी तो प्राप्त होगी, लेकिन उसके बैक में उसके वंशज कौन थे, चूँकि वो निम्न परिवार का था, लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी राजा तो बन नहीं रहे थे। तो ऐसे परिस्थितियों में उसके पारिवारिक परिवेश के विषय में विस्तृत जानकारी नहीं प्राप्त हो पाती। केवल आगे की प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन के विषय में तो विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे हम लोग। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो मौर्यों के इतिहास में महत्वपूर्ण स्रोत है, विस्तृत प्रकाश पड़ता है मौर्य के विषय में। आगे की घटनाओं के संदर्भ में तो विस्तृत जानकारी मिलती है, लेकिन जहाँ तक वंशज के संदर्भ में है, किस परिवार से था, उसके विषय में जानकारी नहीं मिलती। हालांकि चाणक्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे हम लोग। मौर्यों के इतिहास के विषय में, जैसा कि आप जानते हैं, इतिहासकारों में मतभेद है। हर इतिहासकार के अपने अपने मत हैं, अपने अपने राय हैं, अपने अपने विचार हैं। हर इतिहासकार किसी एक बिंदु पे स्थायी रूप से नहीं सोचता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। इसलिए मौर्य की किस वंश के थे, उच्च कुल के थे, निम्न कुल के थे, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, अशूद्र थे, इसके संदर्भ में अपने अपने इतिहासकारों के अपने अपने विचार व मत हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में और देखते हैं किसके क्या विचार हैं। ब्राह्मण साहित्य एवं पुराणों में मौर्यों को शूद्र माना गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ब्राह्मण साहित्य व पुराणों में क्या माना गया है, मौर्यों को शूद्र माना गया है। तो इस तरह से ब्राह्मण ग्रंथ हैं व पुराण हैं जिसमें मौर्यों को शूद्र माना गया है। बौद्ध ग्रंथ हैं व जैन ग्रंथ हैं। बौद्ध ग्रंथ व जैन ग्रंथों में जैसा कि उल्लेख मिलता है
कि मौर्य जो थे क्षत्रिय कुल के थे। तो जैसा कि मौर्य के संदर्भ में बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों में जो उल्लेख मिलता है उसमें मौर्य वंश को क्या माना गया है, क्षत्रिय कुल से उत्पन्न माना गया है। तो इस तरह से इसके संदर्भ में बौद्ध एवं जैन समर्थक हैं कि मौर्य जो थे कौन थे, क्षत्रिय थे। आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। रोमिला थापर इतिहासकार हैं। रोमिला थापर का मानना है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वैश्य जाति के माने गए थे। यानी रोमिला थापर जो इतिहासकार हैं उनका मानना है कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, वैश्य जाति के थे, जो व्यापारी थे, व्यापार करते थे और ये वैश्य जाति के थे। ऐसा किसका मानना है, इतिहासकार रोमिला थापर का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यूनानी लेखक मौर्यों को क्या मानते हैं, साधारण कुल का मानते हैं। तो यूनानी लेखक जो थे उन्हें मौर्य को क्या मानते हैं, साधारण कुल का। मुद्रा राक्षस में विशाखा दत्त ने चंद्रगुप्त को वृषण कहते हुए नंदों का अवैध संतान बताया है। तो मुद्रा राक्षस में भी उल्लेख मिलता है, विशाखा दत्त की रचना है और इस रचना में चंद्रगुप्त मौर्य को जो है नंदों को क्या माना गया, अवैध संतान माना गया, सामाजिक रूप से तिरस्कृत एक ऐसा मतलब इस तरह से पुत्र के रूप में। तो क्या उल्लेख मिलता है किसमें, मुद्रा राक्षस में। यानी मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की रचना है और इसमें उन्हें नंदों के क्या माना गया है, अवैध संतान के रूप में माना गया है। आगे बढ़ते हैं। कथा सरित सागर तथा बृहद कथा मंजरी में मौर्यों को क्या माना गया है, शूद्र माना गया है, निम्न कुल का माना गया है। तो इस तरह से कथा सरित सागर तथा बृहद कथा में मंजरी में मौर्यों को क्या माना गया, शूद्र माना गया। अगला है स्पूतर महोदय। स्पूतर महोदय क्या मानते हैं, मौर्यों को पारसी बताया है। तो इस तरह से पारसी के संदर्भ में कौन बोलते हैं, स्पूतर महोदय। कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र है। कौटिल्य जैसा कि इसमें भी इतिहासकार तर्क देते हैं कि चाणक्य चूँकि ब्राह्मण थे और निम्न जाति के किसी व्यक्ति को अपना शिष्य नहीं बना सकते थे, क्योंकि गुरुकुल परंपरा में जो उद्देश्य है उसमें चल रहा था केवल ब्राह्मण पढ़ सकते थे, क्षत्रिय पढ़ सकते थे, वैश्य पढ़ सकते थे, लेकिन शूद्रों के बच्चे उस समय नहीं पढ़ सकते थे। तो इस तरह से जो इतिहासकारों का मानना है कि अगर चंद्रगुप्त मौर्य निम्न जाति का होता तो चाणक्य जैसे गुरु जो है अपने गुरुकुल में उसे बालक को न ले जाते। बहुत सारे तर्क अपने अपने हैं। तो जैसा कि चाणक्य के अर्थशास्त्र में जो रचना उनकी है उसमें उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है उच्च वंश का व्यक्ति था या उच्च वंश से बिलोंग करता था, उच्च राज परिवार से व्यक्ति था ये। तो ऐसे स्थिति में इतिहासकारों के अपने अपने मत हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, मौर्य की उत्पत्ति कैसे हुई, किसके वंशज थे, इनका क्या इतिहास है। तो इतिहास जितने भी इतिहासकार हैं उनके अपने अपने मत हैं, अपने अपने विचार हैं, एक मत नहीं है। सभी इतिहासकारों के अपने अपने विचार हैं, अपने अपने मत हैं। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में इतना ही कि मौर्य कौन थे, उनके संदर्भ में अलग अलग इतिहासकारों के अपने अपने विचार हुआ, अपने अपने मत हैं। अलग अलग संदर्भ में अलग अलग उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, उनके वंशज कौन थे, किस तरह से वे आगे बढ़े। इस विषय वस्तु को यहीं समाप्त करते हैं। फिर से नए वीडियो के साथ प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।